हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लास। माय नेम इज़ मनीषा और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है वॉइड एग्रीमेंट्स। तो वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड का मतलब क्या होता है, इसे हम आज डिटेल में समझेंगे। उसके साथ ही साथ इसके सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक, जो कि वॉइडेबल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, उनके बारे में भी आज हम समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सो एग्रीमेंट्स, ठीक है, सेक्शन 2C बात करता है एग्रीमेंट्स की। ठीक है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ समझौते पे आ जाते हैं, मतलब कि सहमत हो जाते हैं एक दूसरे ने जो भी एक दूसरे को प्रॉमिस किया है प्लस उसमें कंसिडरेशन है, तो दो लोग जब अपनी स्वीकृति उसमें दे देते हैं तो वो क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है ना। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है, हमारा प्रॉमिस, और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बनता है, हमारा एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ तक हम सबको पता है, हमने समझा है ये। अब वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड पहले हम समझेंगे वॉइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देन हम वॉइड एग्रीमेंट्स की बात करेंगे। तो सेक्शन 24 to 30 बात करता है वॉइड एग्रीमेंट्स की। चलो आगे देखते हैं। तो वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब वो होता है कि अब हिंदी में बोले तो मतलब होता है इसका जीरो, शून्य, रिक्त। ठीक है, तो वॉइड का मतलब होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं हो। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो। द टर्म वॉइड रिफर्स टू एन एग्रीमेंट दैट लैक्स लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, जिसके अंदर कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ही नहीं हो, लीगल बाउंडेशन, लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं हो जिसके अंदर, एंड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज नेवर एग्जिस्ट फ्रॉम द बिगनिंग। और वो ऐसे ट्रीट करा जाता है, जो वॉइड टर्म है उसको ऐसे माना जाता है कि उसका शुरुआत से ही कोई अस्तित्व ही नहीं हो। ठीक है, वो शुरुआत से ही क्या हो, एग्जिस्टेंस में ही नहीं हो। ठीक है, क्या है, इट इज़ नेवर एग्जिस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही वो अस्तित्व में ही नहीं हो, मतलब कि वो क्या हो, एग्जिस्टेंस में ही, एग्जिस्टेंस में ही नहीं हो। ठीक है, सच एग्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड इनवैलिड एंड हैव नो लीगल इफेक्ट। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनवैलिड होते हैं और जिनका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जो कि इनवैलिड होते हैं, इनवैलिड मतलब जिसमें लॉ की रेमेडीज जो है, लीगल रेमेडीज हमें नहीं मिलती है, जो क्या होता है, जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। When a contract is declared void, it means that the contract was never legally binding and the parties involved cannot enforce its term और claim damages for its non performance। जब हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, ठीक है, जब हम ये बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, वो लीगली दोनों पार्टीज पे बाउंडेशन नहीं डालता है। ठीक है, मतलब कि कोर्ट उन पे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकती है कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट करो, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, एक तरीके से हम कह सकते हैं गलत है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इन द आइज ऑफ लॉ पार्टीज इन्वॉल्व कैन नॉट इन्फोर्स इट्स टर्म्स और क्लेम डैमेजेस फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइड है और अगर एक पार्टी उसको करने से मना कर दे, तो उसकी नॉन परफॉर्मेंस के लिए जो दूसरी पार्टी है वो क्लेम नहीं कर सकती उस पर कि तुम ये परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, वो एग्रीमेंट ही क्या है, वॉइड है। अब वॉइड है मतलब कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, उसकी कोई लीगल बाउंडेशन ही नहीं है, वो उसकी कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो जो है पार्टीज जो है वो क्या है, इन्वॉल्व कैन नॉट इन्फोर्स इट्स टर्म्स और क्लेम डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती है उसकी नॉन परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट का। एक पर्सन है, ठीक है, ए एंड बी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, वेयर ए एग्रीज टू पे बी अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट इन द एक्सचेंज फॉर बी स्टीलिंग गुड्स फ्रॉम अ कॉम्पिटिटर स्टोर। ठीक है, तो ए ने क्या बोला कि मैं तुमको दूंगा 1 लाख। ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा अगर तुम क्या करोगे, इन द एक्सचेंज ऑफ मनी बी स्टीलिंग गुड्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर स्टोर, अपनी कॉम्पिटिटर स्टोर से, जो इसका कॉम्पिटिटर है इस स्टोर का, उससे अगर वो गुड्स को चुरा लेता है तो। ठीक है, सिंस द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट इज इनवैलिड, इनवैलिड है, चोरी कर रहा है, थेफ्ट है। ठीक है, मतलब वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट ही है वो क्या है,
ऑब्जेक्ट क्या है इस एग्रीमेंट का, इलीगल है, इलीगल ऑब्जेक्ट है, चोरी कर रहा है, चोरी मतलब इलीगल ऑब्जेक्ट है दोनों पार्टीज का, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड वॉइड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये चोरी का सामान, थेफ्ट, गुड्स को लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब चोरी का सामान की बात हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वही वॉइड है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड। ठीक है, neither party can legally enforce the contract and if B steals the goods and A refuses to pay, अगर B चोरी भी कर लेता है, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर की स्टोर से अगर चोरी भी कर लेता है गुड्स और A फिर पैसे देने से मना कर दे, तो B जो है वो कोई भी तरीके का केस वेस नहीं कर सकता है A के खिलाफ, या ऐसे बोल नहीं सकता है B कैन नॉट sue A for the promised amount, इस 1 लाख रुपए के लिए अगर ये मना कर दे कि अब मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, तो बी जो है वो श्यू नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी तरीके का जो है रेमेडीज क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, ए से। तो ये क्या हो गया हमारा वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, अब एक टर्म आती है लॉ में, वॉइड एब इनिशियो। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ये जरूर पढ़ते हैं वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, और जहां पर भी वॉइड टर्म की बात होती है वॉइड एब इनिशियो की भी बात होती है। ठीक है, तो वॉइड एब इनिशियो है क्या, void ab initio is a Latin term, ये एक लैटिन टर्म है, it translates to void from the beginning, मतलब कि void from the beginning, शुरुआत से ही गलत, शुरुआत से ही जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो, जीरो वैल्यू हो शुरुआत से ही। it is used to describe agreements that are void। ठीक है, ये जो टर्म है void ab initio, ये किस लिए यूज होता है, उन एग्रीमेंट्स के लिए जो कि क्या है, void है, फ्रॉम द मोमेंट दे वर क्रिएटेड, जब से वो बने हैं, जब से वो बने तब से ही वॉइड है। अब इस एग्जाम्पल में, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, चोरी के गुड्स को लेने की बात हो रही थी, तो ये शुरुआत से ही ये एग्रीमेंट क्या था, गलत था, वॉइड था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉइड एब इनिशियो, इंडिकेटिंग दैट दे आर इनवैलिड फ्रॉम द इंस्पेक्शन। ठीक है, तो अपने इंसेप्शन से ये क्या है, इनवैलिड है। इन एसेंस दीज एग्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड नल एंड वॉइड, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती, इनकी जीरो वैल्यू रहती है। ठीक है, फ्रॉम वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, शुरुआत से ही इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, जीरो वैल्यू रहती है, एज इफ दे हैड नो लीगल एग्जिस्टेंस व्हाट्स ओवर। ठीक है, व्हाट्स एवर। ठीक है, मतलब इनके कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ऐसे एग्रीमेंट्स जिनकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जो कि शुरुआत से ही गलत होते हैं, वो क्या होते हैं, वॉइड एब इनिशियो, वर्ड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही गलत। ठीक है, देन आगे चलते हैं। जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं उनकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, प्लस उनको कोई भी लीगल रेमेडीज नहीं मिलती है। ठीक है, देन द कंसेप्ट ऑफ वॉइड एब इनिशियो emphasizes that the agreements was never legal, valid और binding at any point in time। ठीक है, मैंने बताया कि वो ही क्या होंगे, नेवर लीगली वैलिड, वो वैलिड नहीं रहते, ना ही बाइंडिंग होते हैं किसी भी पॉइंट पे इन द टाइम, मतलब दोनों पार्टीज में से किसी पे भी वो क्या होता है, बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, फोर्स नहीं बनाते हैं कि उसको, उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करो। ठीक है, बिकॉज वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। दिस डिस्टिंग्विशेस इट from contracts that may become voidable due to certain circumstances or actions of the parties involved। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो voidable मतलब क्या हुआ है कि जो शुरुआत में तो सही होता है लेकिन आगे चल के वो गलत हो जाता है, वो क्या है, voidable। तो ये अलग है, void जो होता है वो अलग होता है, voidable अलग होता है। void मतलब होता है जो शुरुआत से ही गलत हो, लेकिन voidable मतलब होता है जो शुरुआत में तो सही होता है लेकिन आगे चल के उसमें ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि वो आगे चल के क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मतलब आगे चल के या फिर कोई एक पार्टी फ्रॉड कर दे, या कोई गलती हो जाए, या दोनों पार्टीज में समझने में गलती हो जाए, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो वो सब किस में आता है, वॉइडेबल में आता है। वॉइडेबल के सेक्शंस अपन ने पढ़े हैं, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक हमने बात करी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, अब हम अभी क्या बात करें, वॉइड एग्रीमेंट्स की बात करें, जो कि क्या है, सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगर आप सब पढ़ते टाइम अगर एक पेन कॉपी में ये सब नोट करते चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न होगा कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे जो सेक्शंस हैं वो कैसे क्लासिफाइड है और कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत जल्दी लर्न होने वाला है, तो लिख देना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सेक्शन अपन ने बात करी, सेक्शन 15 कोरिजन से लेकर सेक्शन 22 तक। ठीक है, देन बात करते हैं, void agreements are contract that lack legal enforceability, जिसमें legal enforceability नहीं होती है,
ऐसे क्या एग्रीमेंट्स, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कौन से होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स. डज दे आर कंसिडर्ड एज इफ दे नेवर एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ. ठीक है, लॉ की नज़रों में, मतलब आइज ऑफ लॉ, लॉ की नज़रों में उनकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है. दीज एग्रीमेंट आर नॉट वैलिड, वैलिड नहीं होते हैं, और ना ही पार्टीज जो है वो लीगली इन्फोर्स कर सकती है इनको, ना ही डैमेजेस सीख कर सकती है, मांग सकती है फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. कोई भी पार्टी अगर मना कर दे तो ये डैमेजेस नहीं मांग सकती है कोई भी पार्टी एक दूसरे से, अगर वॉइड एग्रीमेंट का कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका अगर परफॉर्मेंस नहीं हो तो. देन अब हम बात करेंगे सेक्शन 24 की. तो सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 बात करता है एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट. मतलब एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट. सेक्शन 24 बात, ठीक है. तो फर्स्ट है सेक्शन 24. सेक्शन 24 ये कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होंगे जो जिसका क्या है, जो कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अनलॉफुल, अनलॉफुल इन पार्ट. मतलब कि इफ एनी पार्टी ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट or any other or any part of any one of several consideration for the single object is unlawful, the agreement is void. अगर consideration, ठीक है, या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है. एग्जाम्पल से समझेंगे हम. ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में है. ए ने बी से, ए क्या हुआ? एग्री टू सेल अ कार टू बी. ए एग्री टू सेल अ कार टू बी. ए ने क्या बोला कि मैं तुमको एक कार सेल आउट करता हूँ, ठीक है. द कंसिडरेशन इंक्लूड एन अमाउंट फॉर द कार एंड एन एडिशनल अमाउंट. देखो कार तो थी 5 लाख की, ठीक है, लेकिन ये मांग कितना रहा है? 8 लाख मांग रहा है, ठीक है. कार तो थी 5 लाख की, मांग 8 लाख रहा है. क्यों? एडिशनल अमाउंट टू ब्राइब अ गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर द कार्स रजिस्ट्रेशन. कार की रजिस्ट्रेशन के लिए ब्राइब देनी है, ठीक है. अब ये जो ऑब्जेक्ट है पहला, ये ही क्या है? अनलॉफुल है. प्लस कंसिडरेशन जो है 5 लाख की जगह 8 लाख मांग रहा है, जो ये भी क्या है? अनलॉफुल है, ठीक है. तो ये सिंस द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ब्राइब इज अनलॉफुल, द एंटायर एग्रीमेंट इज वॉइड. ठीक है, ये पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ही अनलॉफुल हो गया जो कि ब्राइब मांग रहा है, ठीक है. तो ये क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया. तो एंटायर एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, ठीक है. तो सेक्शन 24 क्या कहता है? एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट. देन सेक्शन 25 की बात करें तो सेक्शन 25 में एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. अब जब हमने बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि कुछ एसेंशियल क्या चीज़ें होती है जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, ठीक है. जो हमने बात करी थी सेक्शन 10 के अंदर, ठीक है, कि पार्टीज जो है वो इनकॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, राइट, मेजर होना चाहिए, ठीक है. तो ये सारी बातें हमने कब करी थी? सेक्शन 10 के अंदर. क्या थी कि ये चीज़ें होने पर जो है वो एक एग्रीमेंट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है. सेक्शन 10 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप उसे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा होगा, उससे पहले देख लीजिएगा, ठीक है. देन सेक्शन 25 की बात करते हैं. सेक्शन 25 में दे रखा है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. बिना एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के है. तो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है जो कि बिना कंसिडरेशन का हो रहा है वो तो वॉइड होता ही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10. सेक्शन 10 में हमने देखा था क्या क्या चीज़ें थी जो एक एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करी थी. उसमें सबसे पहला क्या था हमारा? कंसिडरेशन. कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, ठीक है. अब कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, भले पैसे के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में, सर्विसेज के फॉर्म में, बट कंसिडरेशन होना ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ का कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए. देन कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू प्रॉमिस्ड बाय वन पार्टी इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द अदर. कंसिडरेशन मतलब समथिंग ऑफ वैल्यू. अब वो वैल्यू कुछ भी होनी चाहिए जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे रही है, ठीक है. मैं उसे कार्ड दे रही हूँ, वो बदले में 5 लाख रुपए दे रहा है, तो दोनों क्या दे रहे हैं? एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रहे हैं. ये दे रहा है गुड्स और ये दे रहा है मनी. तो दोनों पार्टी क्या कर रही है? प्रॉमिस कर रही है वन पार्टी इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स ऑफ वैल्यू फॉर द अदर, फ्रॉम द अदर, ठीक है ना. तो ए प्रॉमिस टू गिव बी अ गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे, ठीक है. ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसे क्या देगा? गिफ्ट देगा बर्थडे पे,
ठीक है। हाउएवर बी डज नॉट प्रॉमिस एनीथिंग इन रिटर्न, बी ने वापस कोई भी प्रॉमिस नहीं किया, ठीक है। दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इज देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम बी साइड, बी की साइड से भी कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जस्ट एक गिफ्ट अपन उसको दे रहे, बदले में अपन उससे कुछ ले नहीं रहे, ठीक है। तो ये कोई तरीके का वैलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, बोथ द पार्टीज क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, एक्सचेंज कर रहे हो समथिंग कुछ भी, भले वो गुड्स के फॉर्म में हो, सर्विसेज के फॉर्म में हो, मनी के फॉर्म में हो, कुछ भी। तो ये क्या हुआ, ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, ये क्या बन जाएगा, एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। देन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट्स, ठीक है, जो किसी पर्सन को उसके मैरिज के लिए रुकावट डाल रहा हो, वो क्या हो जाता है, वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। बात करता है सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज मतलब एन एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड इज वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को शादी के लिए रोक रहे हो, वो क्या हो जाता है, वॉइड, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। अगर शादी के लिए रोक रहे हैं ऐसे एग्रीमेंट्स किसी पर्सन को, तो क्या हो जाता है, वॉइड। इसका एग्जांपल देखते हैं, ए एग्री टू पे अ सम ऑफ मनी, ठीक है। A agreed to pay, A and B agree that A will pay B a sum of money if B does not get married, ठीक है। A ने बोला कि मैं तुमको 10 लाख दूंगा लेकिन तुम शादी मत करो, तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया, ये इसको क्या कर रहा है, शादी करने से रोक रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है, रिस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज, ठीक है, फ्रॉम गेटिंग मैरिज, ठीक है। तो दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट रिस्ट्रिक्ट्स बीज राइट टू गेट मैरिड, ठीक है। ये बी के राइट को क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसे रोक रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, इजी था ये। देन सेक्शन 27 क्या कहता है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब अगर शादी से रोक रहा है तो भी वॉइड है, ट्रेड से रोक रहा है तो भी वॉइड है, ठीक है। इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अगर ट्रेड के अंदर कोई बाधा डाल रहा है, कोई उसे रोक रहा है ट्रेड करने से, तो ट्रेड करना उसका राइट है, अगर आप उसके राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो एक वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या है, वॉइड एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन समवन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फॉर एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस आर वॉइड, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट जो किसी को क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइजिंग मतलब कि ऐसे काम करने के लिए जो कि लॉफुल प्रोफेशन के लिए है, ट्रेड के लिए या बिजनेस के लिए है, अगर कोई रोक रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, एक्सेप्ट फ्रॉम सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, कुछ केसेस को छोड़ के, ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी को किसी प्रोफेशन के अंदर, भले वो प्रोफेशन हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, ऐसा ये सब करने से अगर रोकता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो एग्रीमेंट्स हो जाते हैं वॉइड। एग्जाम्पल देखते हैं, एन एम्प्लॉई साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद देयर एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉई है, ये ऐसा लिख देती हूँ, उसने क्या किया, साइन किया एक, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये क्या, इसने क्या किया, साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है ना, एम्प्लॉय ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है। अब क्या कर रहा है, स्टेटिंग दैट दे विल नॉट वर्क फॉर एनी कॉम्पिटिटर फॉर 5 years आफ्टर लीविंग द करंट जॉब। अच्छा, अभी जिस जॉब में वो है, ठीक है, उसके बाद जब वो इस जॉब को छोड़ेगा, उसके बाद ये कोई भी कॉम्पिटिटर जो है, जो उस बिजनेस का कॉम्पिटिटर है, उसके साथ वो 5 साल तक काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वो उसके जो प्रोफेशन है उसके अंदर क्या कर रहा है, रिस्ट्रेंट डाल रहा है, ठीक है, वो इसे रोक रहा है करने से, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। सच एन एग्रीमेंट में बी वॉइड एज इट अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉयज राइट टू वर्क इन देयर प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन जो है उसके अंदर उसका राइट है, राइट टू वर्क, ठीक है, उसके अंदर वो क्या डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है, ठीक है, वो उसे रोक रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, बिना किसी रीज़न के, अनरीजनेबल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट्स हो जाएगा। ये बात करता है सेक्शन 27 अबाउट वॉइड एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। देन हम बात करते हैं सेक्शन 28 की, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। सेक्शन 26 कहता है रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज हो गया तो वॉइड, 27 कहता है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हो गया तो वॉइड।
अब रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कोई किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहा है, ठीक है, कोर्ट जाने से रोक रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट दैट प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम एनफोर्सिंग देयर लीगल राइट्स थ्रू द कोर्ट सिस्टम आर वॉइड। कोई किसी को कोर्ट जाने से रोक रहा है, ठीक है, अपने लीगल राइट्स को क्लेम करने से रोक रहा है, इन्फोर्स करने से रोक रहा है, तो वो एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए एंड बी गेट इनटू एन एक्सीडेंट, ठीक है, ए एंड बी क्या हुए, एक एक्सीडेंट हो गया, एंड ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी डज नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। ए और बी का एक्सीडेंट हो गया, ए ने एग्री किया बी को एक अमाउंट देने में, अगर वो उसके लिए क्या होता है, क्लेम नहीं करता है, तो मतलब उस पर जो है कोर्ट जाके उसके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन नहीं लेता है अगेंस्ट ए, तो वो क्या देगा, बी को कुछ अमाउंट देगा, ठीक है। तो दिस एग्रीमेंट इज वॉइड सिंस इट रिस्ट्रेन्स बी फ्रॉम सीकिंग लीगल रेमेडीज। लीगल रेमेडीज के लिए जो है ये बी को क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। दो आदमियों का झगड़ा हुआ, ठीक है, और एक आदमी की चोट बहुत ज़्यादा लग गई, ठीक है, जैसे कि अंजलि और गौरव की बात करते हैं, दो एग्जाम्पल है, एक का नाम है अंजलि और दूसरे का नाम है गौरव। इसका एक्सीडेंट हो गया, दोनों का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो गौरव के बहुत ज़्यादा लग गई, ठीक है। अब अंजलि ने बोला कोर्ट में जाएगा तो मुझे सज़ा हो सकती है, फिर मुझे क्लेम भी देना पड़ेगा, इससे अच्छा थोड़ा बहुत दे के निवेड़ा कर लेती हूँ पहले ही। तो अंजलि ने कहा कि गौरव अगर मैं तुम्हें 5,000 दे देती हूँ तो तुम कोर्ट मत जाना, ठीक है, कोर्ट में कोई केस फाइल मत करना और अपनी लीगल रेमेडीज क्लेम मत करना, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गौरव को उसके जो लीगल राइट्स है, लीगल रेमेडीज है, ठीक है, उसके लिए क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये क्या हो गया, एक वॉइड एग्रीमेंट हो गया, जो किसी पर्सन को क्या कर रहा है, अपने लीगल जो राइट्स है उसको लेने से रोक रहा है, ठीक है, जो लीगल रेमेडीज है, रिड्रेसेस है, उनको लेने से रोक रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड, ये क्या हो गया, हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो गया। देन बात करते हैं सेक्शन 29 की। सेक्शन 29 क्या कहता है, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड अनसर्टेन, मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि क्या हो, अनसर्टेन हो, ठीक है, या फिर जिसका मीनिंग ही अनसर्टेन हो, मतलब एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, जिसका मतलब जो है वो स्पष्ट नहीं हो एक तरीके से, ठीक है, मतलब क्लियर नहीं हो, ठीक है, और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ऐसे एग्रीमेंट जिसका मीनिंग ही क्लियर नहीं हो, ठीक है, स्पष्ट नहीं हो, तो ऐसे क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स में आते हैं। A and B enter into in contract where A agrees to sell reasonable quantity of wheat to B. A and B कॉन्ट्रैक्ट में आए, ठीक है, A ने कहा, A agrees to sell, A ने कहा मैं तुमको एक रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ wheat जो है वो सेल करूँगा और एक अनस्पेसिफाइड प्राइस पर, प्राइस भी स्पेसिफाई नहीं करी, मैं तुमको एक रीजनेबल क्वांटिटी भेज दूंगा, मतलब एक अच्छी खासी क्वांटिटी भेज दूंगा, प्राइस भी नहीं स्पेसिफाई करी। The term reasonable quantity and the lack of specified price make the agreement uncertain. अब प्राइस ही नहीं पता है तो एग्रीमेंट क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, प्राइस पता ही नहीं है, मतलब क्लियर ही नहीं है मुझे कि मैं कितने में उसको बेच रही हूँ, सेल कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, ये इस एग्रीमेंट को क्या बना रहा है, अनसर्टेन बना रहा है, ठीक है। रीजनेबल क्वांटिटी भी स्पेसिफाई नहीं है, प्राइस भी स्पेसिफाई नहीं है, तो ये एग्रीमेंट जो है वो क्या बन गया, अनसर्टेन हो गया। इसमें ना ही प्राइस स्पेसिफाई है, मतलब कि अनसर्टेन है, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड अनसर्टेन, इसमें अनसर्टेनिटीज है, ना ही प्राइस स्पेसिफाई है, ना ही क्वांटिटी है, ठीक है, बस एक रीजनेबल क्वांटिटी लिख रखा है। अब रीजनेबल क्वांटिटी कितनी, ये तो हमें नहीं पता है, अनस्पेसिफाइड प्राइस है, प्राइस भी नहीं पता है, फिर हम क्या सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ये क्या हुआ, मेक्स द एग्रीमेंट अनसर्टेन एंड हेंस इट इज वॉइड, तो ये क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट। ये बात करता है सेक्शन 29। ओके, अब हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है, एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेगर। वेगर मतलब क्या होता है, वेगरिंग एग्रीमेंट्स दैट इज एग्रीमेंट वेयर पार्टीज बेट ऑन सर्टेन इवेंट्स आर वॉइड। मतलब कि बेट मतलब कि क्या होता है, बेट मतलब कि दो जने बैठे हैं, मैं बेट लगाता हूँ कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मतलब मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं ये चीज़ जीतूंगा ही जीतूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगे, अमाउंट दोगे, ठीक है। तो ये पहली बात, तो ये पूरा ही अनलॉफुल है, बिकॉज वेगरिंग जो है वो किस में आता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आता है, ठीक है।
एग्रीमेंट वेयर पार्टीज बेट ऑन अनसर्टेन इवेंट, वो भी अनसर्टेन इवेंट पे बेट लगा रहे हैं, बेट मतलब शर्त लगा रहे हैं किसी भी अनसर्टेन इवेंट पे। जैसे कि अनसर्टेन इवेंट की आज अगर सुनामी आई, अर्थक्वेक आया तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तो ये इवेंट अनसर्टेन है। या फिर हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट मैचेस में जो बैटिंग होती है, ठीक है, जो शर्तें लगाई जाती है, जो वैगरिंग एग्रीमेंट्स बनते हैं कि इसने इतना सिक्सर मारा तो मैं तुम्हें ये अमाउंट दूंगा, या उसने ये किया, ये बॉलिंग में ये हुआ तो मैं तुम्हें ये अमाउंट पे करूंगा, तो ये सब किस में आता है? वैगरिंग एग्रीमेंट्स में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ए एंड बी बैट ऑन द आउटकम ऑफ क्रिकेट मैच, आ गया एग्जाम्पल, ठीक है। ए एंड बी ने बैट किया कि क्या क्रिकेट मैच का क्या आउटकम आएगा। ए ने कहा कि ये जो टीम है ये जीतेगी, और दूसरे ने कहा नहीं ये टीम नहीं जीतेगी, ठीक है। तो इन लोगों ने बैट लगाई, मतलब शर्त लगाई। सिंस द बैटिंग ऑन अनसर्टेन इवेंट इज जनरली इलीगल, ये जो बैटिंग होती है ये जनरली क्या होती है? इलीगल होती है। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड, तो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। तो वैगरिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 30 क्या बताता है? एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वैगर, मतलब जो बैट लगा के, शर्तें लगा के ऐसे जो एग्रीमेंट्स बनाते हैं वो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। तो सेक्शन 30 बात करता है वैगरिंग एंड एग्रीमेंट्स की, ठीक है। It is important to note that while void agreements have no legal effect, certain agreements may be voidable, meaning of they can be enforced unless on the parties chosen to void the contract, ठीक है। तो void agreements क्या होते हैं? जो कि शुरुआत से ही गलत होते हैं। void ab initio मतलब from the very beginning उसे क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? void, मतलब उसका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो शुरुआत में तो वैलिड होते हैं, बट आगे जाके ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि वो वॉइडेबल हो जाते हैं। उसमें पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर भी सकती है, वो पार्टी की चॉइस होती है, ठीक है। देन ये बात करी हमने सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 की, ठीक है। सेक्शन 56 जो हमने बात कर ली थी पहले ही रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाले में, कि ऐसे एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ऐसे एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में बात करते हैं वो क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, वॉइड, ठीक है। तो सेक्शन 24 में हमने बात करी कंसिडरेशन और जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल होगा तो वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 25 में हमने बात करी कि बिना अगर कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो तो वॉइड होगा ही होगा। देन देखो 24 का अपोजिट 25, ठीक है। 24 में दे रखा है कि अगर ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल तो क्या होंगे? वॉइड होंगे ही होंगे। प्लस जिसमें कंसिडरेशन भी नहीं होगा ऐसे एग्रीमेंट तो वो भी क्या होंगे? वॉइड होंगे। 26 बोलता है रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज के लिए रोक रहे हैं तो वॉइड होना ही है। देन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में रुकावटें बना रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में रुकावट बना रहे हैं, ठीक है, लीगल प्रोफेशन नहीं करने दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। सेक्शन 28 बात करता है लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर रहा है, लीगल रेमेडीज कोई क्लेम नहीं करने दे रहा है, उसमें रुकावट ला रहा है, उसको करने नहीं दे रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है, हमें रोक रहा है तो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज़ें जो अनसर्टेन है, ठीक है, उस पर हम एग्रीमेंट करें तो क्या होंगे? वॉइड। एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेगर, ठीक है, बैटिंग कर रहे हैं, शर्तें लगा रहे हैं, ठीक है, अनसर्टेन इवेंट की तो वो क्या होगी? इलीगल होगी, वॉइड होगी, ठीक है। सेक्शन 30 बात करते हैं। तो हमने बात करी आज सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि बात करता है हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स की। आई होप आप सबको ये क्लास क्लियर हो चुकी होगी। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। अगर आप लोग को मुझसे ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो आप चाहो तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप है उसे डाउनलोड करके मेरे कोर्स को परचेस भी कर सकते हो। सो अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मतलब कि जो बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ के जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे डिटेल में अगर पढ़ने हैं तो आप इस कोर्स को बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।